नमस्कार। जो बहुत समझदार लोग रहे थे, उन समझदार लोगों ने समाज में एक काम किया था और उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और बहुत समझदार जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने जो महिलाएं थी, उन्होंने अपने दरबारों के अंदर उनको बुलाया, उनके सलाह ली, सुझाव लिए और इस तरीके के बहुत सारे काम किए कि महिलाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन एक दौर ऐसा हमारी सोसाइटी ने देखा जब महिलाओं को पर्दे के पीछे ला करके रख दिया गया और उनकी एक बड़ा जो उनका रोल हो सकता था सोशल डेवलपमेंट में, उसको रोक दिया गया। उसके बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे, पीछे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई। लेकिन एक समय धीरे धीरे बदला और अब वापस एक बार एक समय आया जब बेटियों को पंख लगाने शुरू किए। कुछ समझदार पिताजी होते हैं, कुछ पापा होते हैं जो बेटियों को पंख लगाते हैं और एक और बेटी को पंख लगाए और आज हमारे साथ में है वो। इनका नाम है मानसी सागर और मानसी जो है नायब तहसीलदार पर सेलेक्ट हुई है। तो मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईपीओ में। और आपको बहुत सारी बधाई हो, नायब तहसीलदार बन गई आप है ना। तो हम मानसी से बोल रहे थे कि मानसी कुछ काम होगा तो हमारे करवा देना यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में सबसे अच्छी बात ये थी कि खूब सारी बेटियों का सिलेक्शन हुआ और उनमें एक हमारी मानसी भी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, मानसी से कुछ चीज़ें पूछेंगे। तो मानसी, पहला क्वेश्चन तो ये है कि कैसा लग रहा है आपको सेलेक्ट होकर के बहुत अच्छा लग रहा है सर। इट्स लाइक डिफरेंट फीलिंग है, मतलब कुछ अचीव करने की, एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की जो फीलिंग है अपने आप में ही बहुत अच्छी लगती है कई बार। बस उसी के उसमें मिठाई बहुत सारी खाई होंगी आपने ठीक है, हमारी मिठाई नहीं खाई है, हम दे देंगे अलग से मानसी, एक छोटा सा प्रश्न है कि सबसे पहले कब आपको लगा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? सर, जब मैं 6th क्लास में थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। मेरे एक दूर के कज़न थे जो डॉक्टर होने के बावजूद इसकी तैयारी कर रहे थे। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके और जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई तो तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए बचपन में ये आया कि सिविल सर्वेंट बनना है, फिर वैसे ही एनवायरनमेंट मिलता गया ना, फिर वैसे ही दोस्त बने होंगे सब लोग, वही चीज़ें दिखी होंगी ज़्यादातर। चलिए मानसी, एक दो चीज़ें आप बताओ, अपने पढ़ाई का बताओ आपने कि आपने पढ़ाई कहाँ से और कैसे कैसे किया है आपने? सर, मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है एमकॉम में ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। एंड देन 2024 में ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद फिर मैंने ये यूपीपीसीएस का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो 2024 वाला ही मैंने दिया था। एंड बीच में मैंने यूपीएससी के भी प्रिपरेशन करी है, तो उसमें मैंने दिए हैं अप्रॉक्स 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं मेरे, बट मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ। तो बस सिविल सर्विसेज की तरफ ही था एंड ये भी एक मुझे एक अच्छा मौका मिल गया है, तो इसी की तरफ अब आगे बढ़ना है। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि हमें आज तो हम आपसे बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी के ऊपर ऐसा इंटरव्यू कब करना है आपका? होपफुली सर जल्दी हो मौका जल्दी ही नहीं, आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी हैं, आपका कॉलेज बहुत फेमस है ना इस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मतलब बहुत सारे टीचर्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ से आए हैं। मानसी, आपसे बात करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि गांव के अंदर दूर दराज ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की बेटियाँ बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनका मन है, वो आपकी वीडियोस देखेंगी। और भी बहुत सारे कैंडिडेट है, जैसे शक्ति दुबे यूपीएससी रैंक 1 आई। तो ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन के सोर्स हैं जो उनको देखकर हर बेटी को लगता है कि मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं। और क्या क्या मतलब स्ट्रेटजी आपकी कैसे रही कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी कि आप जो है सेलेक्ट हो गई है फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीपीसीएस में? तो इसके लिए आप कुछ जो आपके मन में है आप बताइए, ताकि ये उन बेटियों के लिए एक मोटिवेशन का काम करे, एक रास्ता दिखा दे कि हाँ भाई, हमें भी ऐसे ही चलना है जिस रास्ते से मानसी गई है, तो हम भी पहली बार में सेलेक्ट हो जाएं। तो प्लीज़। सर, ये तो मैं आपकी बात से पूरे सहमत हूँ। मैंने खुद टीना ढाबी मैम का जब 2016 में सिलेक्शन हुआ था तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हम इस जो प्रिपरेशन वाला स्ट्रगल है इसको हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो जब हम अपने बेसिक्स भूल जाते हैं ना तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम अपने बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करते जाएँ, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बेसिक बुक्स हैं और रेफरेंस बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत, तो उन बुक्स को अगर हम अच्छे से पढ़ें और जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, बार बार लर्न करना, सुनाना, मम्मी पापा को सुना देना, लिख लिख के लर्न करना, वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड मेंस में आपकी मेमोरी ही सबसे ज़्यादा काम आती है कि उस टाइम पे आप कितने पॉइंट्स रिकॉल कर पाते हो।
तो मेरे अकॉर्डिंग हमें बैक टू बेसिक्स जाने की जरूरत है कि अपने बेस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जो बुक्स ऑलरेडी रिकमेंडेड है, सिलेक्टेड लोग भी कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं। पहले मुझे भी ये लगता था कि यार वो क्या पढ़ रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बुक्स वही हैं, बस पढ़ने का तरीका अलग है। उसी को अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो मेरे हिसाब से हर कोई सिलेक्शन ले सकता है, बल्कि आगे मेरे से तो बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब अपने इनको समझा सकते हैं कि आपको बिल्कुल एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स हो गई, एनसीईआरटी अपने कंसेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर करने की और जरूरत है। मल्टीपल टाइम रिवीजन। मल्टीपल तो टाइम बेसिकली जैसे एक बड़ी दिक्कत मैं लगातार एज ए टीचर देख रहा हूँ कि बच्चा बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ रहा है, वो ये नोट्स भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, ये किताब भी, वो किताब भी, वो किताब भी, लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम नहीं कर रहा है। तो एक रिवीजन एक मुझे लगता है एक बड़ा बैरियर है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसलिए रह जा रहे हैं क्योंकि रिवीजन का कहीं ना कहीं एक वो दिक्कत बहुत ज़्यादा लैकिंग रह जाती है। क्योंकि ये एग्ज़ाम है भी ऐसा, कंपटीशन के चलते भी हम बहुत ज़्यादा फोमो में रहते हैं, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ये ना रह जाए, ये ना रह जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वजह से हम हमारी बेसिक चीज़ें ही नहीं कर पाते। तो यही एक मतलब जैसे मैंने भी जब प्रिपरेशन करी अपने टाइम पर, तो मेरे सामने भी एक डर था, मुझे भी लगता था, आपको भी लगा होगा और बाकी लोगों को भी लगता होगा, कुछ लोगों को ज़्यादा लगता है। बड़ा समस्या रहती है कि आंसर राइटिंग, कैसे करें, कैसे लिखें, क्योंकि हमने स्कूल में तो लिखा ही नहीं था। हम स्कूल में तो ऐसे करते थे जैसे एसएस की बुक है, सर कह देते थे पहले का आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, बस अपने गए और उसको लिख करके चेक करवा लिया, ऐसा होता था। तो आंसर राइटिंग का आपको अगर शुरू में डर लगा तो आपने कैसे आंसर राइटिंग करी और किस तरीके से वर्ड मेंटेन करने का? जैसे ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है कि मान लो कि मुझे 1857 रेवोल्यूशन के ऊपर बात करनी है, तो मेरे पास लिखने के लिए 2000 वर्ड हैं और अब मुझे अपनी बातों को 150 वर्ड में कंपाइल करना है। तो वर्ड लिमिट एक बड़ी दिक्कत होती है और एक शुरू में स्टार्टिंग का जो टाइम होता है प्रिपरेशन का, तो उसमें भी डर लगता है कि यार हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। तो इसके बारे में आप कुछ बताओ, आपने एक्सपीरियंस बताओ कि शुरुआत में आपको कैसा लगा और फिर आपने कैसे चीज़ों को मेंटेन किया। ये सब मेरे साथ भी इशू रहता था। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था मैं अपने नोट्स में सब कुछ ही लिख लूँ, ये भी पॉइंट रहेगा, ये भी पॉइंट रहेगा। बट इसमें मेरे पीयर ग्रुप ने बहुत हेल्प करी है। जो मेरे 2 दोस्त हैं, तो उन्होंने हम जब आंसर राइटिंग करते थे तो मैं उनसे जब चेक करवाती थी तो मुझे बार बार कह के कि आधे तो आप इसमें ही कटवा लोगे नंबर, वर्ड लिमिट ही क्रॉस हो रही है। तो उन्होंने बहुत डिफाइन करने में हेल्प करी कि आप सिर्फ टू द पॉइंट लिखो, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि हमें एग्जामिनर को समझाना है। ये एक होनी चाहिए कि एग्जामिनर को सब कुछ आता है, आपको बस टू द पॉइंट लिखना है। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, आप एक एग्जांपल देके उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर दे सकते हो, एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो जनरली ऐसा रहता है, मन में ऐसा आता है कि इतना अच्छा लिख दो कि 10 में से 20 नंबर दे दे कोई। लेकिन वो होता नहीं है। नहीं पाता। वो पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप नहीं कर पाते। बस उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। एंड जो क्वेश्चन नहीं आता उस पे भी आप जो बेसिक पॉइंट्स है वो तो एटलीस्ट लिख कर हम अच्छे से दे पाए, तो उसका भी मुझे लगता है बहुत इफेक्ट पड़ता है। शॉर्ट नोट्स रिवीजन जैसे लास्ट में हम करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स आप कैसे आपने प्रिपरेशन की, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, इस तरीके से कुछ अगर आप बताना चाहें तो आप बताइए, ताकि ये लोग भी शुरुआत से ही समझ जाएं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो थोड़ा सा आप बताओ, आपने कैसे रिवीजन लास्ट टाइम आपने रिवाइज कैसे किया चीज़ों को? सर मेरा बहुत मेन सोर्स ऑफ रिवीजन था PYQs। तो जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स थे वो PYQ को ध्यान में रख के बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हर किसी से मैंने सुना था कि आप PYQ आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है। तो जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे पेपर्स में, मैंने उनका एक 1 पेजेस टाइप बना लिया था, लाइक चैलेंजेस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, आगे वे फॉरवर्ड। एंड बहुत कम 4-5 पॉइंट्स से मैंने एक 1 पेजर टाइप्स बना लिए थे, जो मैं आगे कोशिश करती थी कि उसको मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊँ। यही मेरी एक स्ट्रैटेजी थी मेन, कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने भी हैं तो आप PYQs को एक सामने रख के एक डायरेक्शन के रूप में यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग उसके अराउंड शॉर्ट नोट्स बनाएं। वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वो रहते हैं लास्ट में ना। तो मतलब हम ये मानकर चलें कि 50 अगर पेज है अपने पास में, तो हम उसको लास्ट में पढ़ते पढ़ते एक पेज में उसको ला सकते, 2 पेज में बस। लास्ट में हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। मेंस में स्पेशली जब हम फर्स्ट पेपर देके बाहर आते हैं तो उसमें हमें लंच भी करना है, एंड प्लस हाथ दुख रहा होता है पूरा। तो उसमें हाफ एन आवर, मुश्किल से 45 मिनट से हम ज़्यादा रिवाइज कर ही नहीं सकते। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी IQ वाले,
कि जैसे मैंने भी स्टार्ट किया है तो यूपीपीसीएस का ही मैंने एक सेशन स्टार्ट किया, तो हमने यूट्यूब के उस पर भी क्या कर रखा है कि यूपीएससी के PYQs मैंने देखा था, एनालाइज करता हूँ, तो मैंने एनालाइज किया था कि बीपीएससी का एक क्वेश्चन था, शायद वो सोलर एनर्जी पर था, कुछ ऐसा था क्वेश्चन, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उसको सेम क्वेश्चन को यूपीएससी ने रिपीट किया। और जनरली ऐसा होता है कि यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में या राजस्थान पीसीएस में, एमपी, यूपी तो पैटर्न उसको फॉलो Repeat करता होता है। ही है। तो हमने वाईटी पे भी एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जैसे हम उनको पढ़ा रहे हैं कि एक करंट अफेयर्स का पूरा हम लिंक कर दे रहे सब्जेक्ट वाइज, और हमारी टीम जो है वो ऐसे कर रही है, हम आंसर राइटिंग भी हम करवा रहे हैं। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को हमने पूरा बच्चों के लिए, तो हम भी मतलब चाह रहे हैं कि जो आपने बताया ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जनरली ऐसा हमने भी नोटिस किया है कि 3 साल तक तो बच्चा उनको देखता ही नहीं है, 2 साल तक तो हाँ जी। ना तो वो प्रीलिम्स देखता है ना वो मेंस देखता है, तो बड़ा एक मतलब दिक्कत होती है। फिर उसको 3 साल बाद समझ में आता है कि भाई PYQ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपने पहले देख लिया उनको, है ना। PYQ तो बहुत जरूरी है। तो आपने लगभग कितने आंसर लिखे PYQs, कितने साल का आपने कवर किया? मैंने यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो लिख लिए थे, क्योंकि मैंने देखा यूपीपीसीएस में भी काफी यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इवन 2025 का जो भी मेंस चल रहा है उसमें भी आज के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें काफी यूपीएससी पैटर्न के रिपीट हुए हैं, सेम यूपीएससी के क्वेश्चंस आ वो गए एज इट हैं। डालते हैं। तो मैंने उसके अप्रोक्स 2-3 इयर्स के सारे लगा लिए थे, GS 3 1 साल 2। के, हाँ, मतलब हम मान के चले कि 4 से 5 साल कम से कम हाँ लिख जी, लें सारा हाँ का जी। सारा, है ना। तो उसमें अपने को वर्ड लिमिट भी पता चल जाएगी और क्या एक लिखना लिखने का था, तरीका आ जाता तरीका है, आ जाता है। आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही है, आप टाइमली पेपर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो एक हाँ, इसलिए हमने वो स्ट्रेटजी ऐसी लेके चले हैं कि भाई शुरू से हम पेपर करवाएंगे PYQ, ताकि आइडिया लग जाए एक चीज़ों का। और आंसर राइटिंग जब अच्छी आती है तो फिर सिंपल भी लगने लगता है कि हाँ कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से, ना। तो आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आया, कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब छोड़ देना चाहिए? था सर। हाँ, अभी मतलब आपके पापा से मैंने बता रहे थे आपके पापा कि ऐसे ऐसे एक बार गिव अप करने का सोच दिया था। जब मेरा यूपीएससी भी क्लियर नहीं हुआ था, फिर यूपीपीसीएस तो मैंने मतलब सबने बोला, मैंने तो ट्राई भी किया, बट एक पॉइंट था कि जब मुझे लगता था कि इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस वजह तब मुझे लगा था। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो उनका था कि नहीं सब कर रहे हैं, आप दो, आपके पास मौका है, आपकी एज है, यू कैन गिव सम टाइम। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि करना चाहिए, तब उनका सपोर्ट था। फिर बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या चेंज करना चाह रही है अब नायब तहसीलदार की तरह? मतलब आपने क्या सोचा होगा कि कभी कि मुझे ये करना है अब आगे जा करके, तो आपको कुछ होता है ना कि जैसे लगता है कि नहीं अब जब ऐसा कर लेंगे, जब ये बन जाएंगे तो ये करेंगे, तो क्या आप मतलब कैसे करोगे? आप बताओ क्या कुछ करना चाहोगे चेंज नया? बेसिकली तो सर मेरा शुरू से जो सपना था वो यही था कि मैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों की आवाज़ बनना चाहूँगी। जो मैंने देखा है, मतलब पर्सनल लेवल पे भी मैंने केसेस वगैरह सुने हैं कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच ही नहीं पाते, एंड इवन इफ दे डू, उनका एक्सप्लॉयटेशन एंड इतना लंबा चक्कर लाइन कोई सुनने को नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेसिक अगर आप किसी की सुन भी लो ना बैठकर, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक बात है। तो अगर मुझे मौका मिला है कि मैं एक्चुअली मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, एक इवन एक छोटा सा स्टेप भी अगर ले पाऊँ, तो वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप यूपी में जाएंगे, यूपी गांव का मतलब स्टेट है, गांव वाला स्टेट है, और यूपी में एग्रीकल्चर से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं है, एडवांस लेवल पर नहीं है, इंडस्ट्रीज है लेकिन वो भी कुछ लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं एक मौका तो मिलेगा वहाँ पर गाँव में, ना। तो आप बहुत अच्छी बात कर रही हो कि बस केवल सुन लो, बस उनका, है ना। काम तो जो होगा वो तो 2 नंबर पे है, पहले सुन लो एक बार। तो मतलब अब देखते हैं मानसी, मतलब लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास चला जाए, ना। हाँ जी, यही तो प्रशासन आपके द्वारा ना आप अपने ऑफिस में लिखवा देना ऐसा, प्रशासन आपके द्वारा ना। मतलब मेरा भी मन रहता है कि जो ऑफिसर्स बने ना, तो वो लोगों के बीच में चले जाएं, वीकली जाएं, स्कूल्स में जाएं, चाहिए कि आप लोगों के लिए बने हो, आपका नाम में ही एक सिविल सर्वेंट है, तो आपको लोगों के लिए करना देखो पता है आपको पता नहीं है आपके मम्मी पापा ने कितना बड़ा काम किया है। वो उन्होंने केवल आपको नौकरी नहीं लगाया, आपको केवल पढ़ाया नहीं है, उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी कि हाँ भाई तुम भी अपनी बेटियों को पढ़ाओ, हमारी बेटी कर सकती है तो आपकी बेटी भी कर सकती है ना। तो बहुत सारी बच्चियां हैं, जब आप स्कूल में कभी विजिट करने जाएंगे तो आपको देखकर उनको लगे नहीं मानसी मैम आई थी, तो वो फिर जब कभी इंटरव्यू देंगी तो वो कहेंगे हमारे स्कूल में एक मैम आई थी, उनको देखकर हमें लगा करना चाहिए, ना। चलिए बढ़िया। तो
ठीक है मानसी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है आप प्रशासन में बहुत अच्छा करोगे आप। यूपी के गांव ढाणी देहात जो होता है ना, असली देहात होता है गांव, तो वहाँ के लोगों को ना, उनके लिए छोटे छोटे जो पद होते हैं, पटवार का पद हो गया, ये सब उनके लिए बड़ी बातें हैं। वहाँ तक लोग, और मुझे लगता है ना आपने तो बहुत नज़दीक से चीज़ों को समझा है, क्योंकि आपके पापा का बैकग्राउंड एडवोकेट हैं, तो आपने वैसे केसेस भी देखे होंगे उस जी। तरीके के, कि किस तरीके से गलत काम लोग काला करते होता हैं है। और फिर वो कानून का गलत सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है उस चीज़ को भी आप अप्लाई करेंगे ना। हाँ जी तो सर। आप अपने पापा के उसमें गाइडेंस में काम करना आप, है ना, हाँ जी कि सर, पापा ऐसा ऐसा केस है, कैसे संभालना है, तो वो सही गाइड करेंगे ना। और अगर जरूरत पड़े तो यूज भी करना उसका, है कि नहीं। पूरी कोशिश अपने पापा रहेगी हैं, कम सर। फीस में भी काम कर देंगे नहीं। हाँ जब जी, हाँ जब जी। जस्टिस की वो जरूरत तो पड़ेगी मेरे तो से एक कदम आगे ही रहते हैं लोगों की हेल्प करने में। उनका भी मोटिवेशन ये रहा होगा कि मेरी बेटी अफसर बन जाती है, फिर मैं कई सारे काम सही करवा दूंगा ना। हाँ, ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया मानसी, हम आपको एक बार बुलाएंगे हमारे बच्चों के पास में प्रयागराज में। तो प्रयागराज सेंटर हम आपको एक बार विजिट करवाएंगे, Sure, तो sir. आप उनसे सब बच्चों से मिलना, और हम कोशिश करेंगे आपके नोट्स जो हैं वो भी हम बच्चों को दिखाएं स्लाइड पर, कि आपने ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करी, है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन, कि स्टडी आईक्यू से आपको कैसे मतलब बेनिफिट मिला, और क्या क्या हमारा वो रहा टीम की तरफ से। स्टडी आईक्यू से सर मैंने इंटरव्यू गाइडेंस लिया था, हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए, क्योंकि मेरी लाइफ का एक फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम में मैं बहुत डरी भी हुई थी। हाँ हाँ एक फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कैसे हाँ, चीज़ें चलेंगी, बट जो हाँ। पैनल था उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उनके जो इनपुट्स है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करा है उन्होंने। तो यही एक बहुत अच्छे स्टेप पे स्टडी आईक्यू ने हम मेरी लास्ट हेल्प में करी लगाओगे है। यस हम कर आप सकते हैं कर ना। सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू आपको, सर, थैंक यू है सो ना। मच। हमें भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लगातार, अब हम आपको 2 4 5 साल लगातार हर वर्ष बुलाएंगे बच्चों के बीच में, ताकि आप लोग उनको गाइड कर पाए अच्छे से, और कुछ और अच्छे रिजल्ट आपके जैसे निकले वहाँ से, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ना मानसी के पापा हैं, और मतलब मानसी के पापा हैं, एडवोकेट हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, और मेरी ही इनसे सर से बातचीत हो रही थी, तो बताया कि मानसी सोच रही थी कि अब तो छोड़ देते हैं ना। और मुझे लगता है ना कि ऐसे पापा होने चाहिए, है कि नहीं। तो अगर ऐसे पापा मान लो, हो सकता है नहीं भी होते हैं, ऐसा बहुत केस में होता है, गांव का व्यक्ति होता है, देहात का व्यक्ति होता है, उसको मतलब नहीं उतना रहता है, तो वो ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में, और आपको भी बहुत सारी बधाई। धन्यवाद तो बहुत मतलब केवल ना एक बच्चा जब कोई ऑफिसर बनता है तो वो नहीं बनता है, मम्मी पापा के सपने बनते हैं, तो वो सपने पूरे होते हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊँ सर आपको कि ये एक्चुअली मेरा ही सपना था। हाँ। क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो मैं भी गया था, और हमारे टाइम पे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स हुआ करते थे जेएनयू। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हम बहुत एवरेज मिडिल क्लास से थे, तो मुझे लगा यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पापा को बोलूँगा मेरे को इतना दो, तो बाकी मेरे 3 बहन भाई और हैं। हाँ। तो मैं चाहता था कि मैं आईपीएस बनूं। आईएएस कभी नहीं सोचा था, क्योंकि डैडी को देख के कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आई थी। तो जब नहीं बन पाया, फिर किस्मत ने वकालत की तरफ घुमा दिया, और पापा से कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो मैं चाहता हूँ मेरी बेटी भी अडॉप्ट करे। बिल्कुल। और आपके माध्यम से मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि मैंने इसको कभी बेटी समझ के नहीं पाला। मैंने एक ही बात बोली थी कि बेटा आप जब तक लड़ सकते हो तब तक लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप खुद से नहीं हारे तो कोई नहीं हरा सकता आपको। तो मैं हमेशा इसको यही समझाता था कि आप आगे करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सबको मैं फेस करूँगा, आप आगे बढ़ो जब तक आप थक नहीं जाते थे। तो लास्ट ईयर बहुत कम मार्जिन से यूपीएससी प्री में रह गए थे, तो एक दिन मैं इनको बैठ के यही समझा रहा था कि क्योंकि मैंने भी, मेरा फील्ड ऐसा है कि मुझे अक्सर लोगों से मिलना पड़ता है और पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मैं यही बोलता था कि बेटा आप पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। और ये जिस टेस्ट में अभी क्लियर हुई हैं, जिनकी वजह से मैं आज आपसे बातें कर पा रहा हूँ, ये भी सिर्फ इसलिए था कि मैंने कहा बेटा लेट्स चेक योर नॉलेज, आपका क्या पोटेंशियल है, एक बार इसको भी देकर देखते हैं। तो ये हो गया सर, और पहले अटेम्प्ट में हो गया ना। पहले आपको कैसा लग रहा है ये बता दो बस। मैं आपको वैसे आपके पास वर्ड ही नहीं है कि आप बता पाओ ना। ऑनेस्टली जब इसका रिजल्ट आया था तो मैं सो गया था, और उससे 1 घंटे पहले मैं उसको बोल रहा था कि बेटा आज आपका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा नहीं पापा अभी नहीं आएगा। तो
मैं वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए। क्योंकि मेरे सपने को मेरी बेटी ने पूरा किया है। और आपके यहाँ से मैं पर्सनली ये अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि जब मॉक इंटरव्यू के बाद में जब यहाँ से निकला था तो मैंने अपनी बेटी को ही बोला था, मैंने कहा बेटा पैनल बहुत अच्छा है और इन लोगों ने जो आपको गाइड किया इनको ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा। और आई मस्ट से कि उस गाइडलाइन से बहुत फ़र्क पड़ा, बड़ा फ़र्क पड़ा है सर। हम फाउंडेशन के जो हमारे जो बैचेज हैं उनमें भी हम बच्चों के साथ बहुत मतलब 0 लेवल से हम मेहनत करते हैं। हम बहुत क्राउड पर काम नहीं करते हैं, हम बहुत सेलेक्टिव बच्चों पर काम करते हैं, लेकिन वर्क करते हैं सर। जिस फाउंडेशन के बच्चे ना, तो मैं भी चूँकि बहुत देहात से आता हूँ, तो मैं भी पर्सनली उस चीज़ को इतना सीरियसली लेता हूँ कि यार मुझे लगता है नहीं, गांव देहात का बच्चा यहाँ का निकलना चाहिए, ताकि मतलब ठीक है वो समझते हैं चीज़ों को। जैसे आप बता रहे हो कि आप भी मतलब उसी बैकग्राउंड से है, बहुत मतलब वीक बैकग्राउंड से आप आए, तो आप समझते हो ना कि आप जब भी मानसी को मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, तो आप हमेशा कहोगे कि भाई नीचे जो तबके के लोग हैं उनका ध्यान रखना हमेशा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक होती है, एक है ना। आपकी बात काट के बोल रहा हूँ, सॉरी। अभी आपने बेटी से भी पूछा कि, तो उन्होंने एक जवाब दिया आपको कि किसी की बात सुन ली जाए। हाँ तो मैं भी ये कहता हूँ, मेरे हिसाब से भी दुनिया में सबसे बुरी बीमारी यही है जब लोगों को लगता है कि हमें कोई सुनता नहीं है, हाँ हमारी कोई बिल्कुल सुनने ठीक वाला बात है। नहीं। हाँ तो हम किसी की सुन लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक उसको एक मेंटल सपोर्ट भी दे बिल्कुल पाते होता है कुछ सर, ऐसी बिल्कुल चीज़ें। होता है। आप तो चूंकि उस प्रोफेशन में हैं, तो आपने तो देखा होगा किस तरीके से लोग परेशान करते हैं, बहुत। बड़े गलत तरीके के केस डाल दिए, तंग कर दिया। अब गांव के आदमी को तो एक छोटा सा नोटिस मिल गया तो उसके लिए तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशन है वो मानसी को बड़ा काम आएगा, तो इसको भी सपोर्ट मिलेगी उस चीज़ में, है ना। तो बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो मैं तो सबको ये कहूँगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपकी तरह ही अपनी बेटियों को पढ़ाएं, है ना। तो बेटियों को मतलब पंख पिता ही लगाता है ना। बाकी तो फिर वो हमेशा जिम्मेदारियों में दब जाती हैं लड़कियां तो, है ना। तो लड़कियां तो सर हमेशा जिम्मेदारियों में दब जाती हैं, बस वो जहाँ भी रहेंगी बचपन से उनको शुरू करवाया जाता है चूल्हा, उनको खेल भी वैसे ही खिलाए जाते हैं लड़कियों को। जैसे मैं सर एक उससे जा रहा था, एक गाड़ी से जा रहा था, मोहल्ले में निकला तो एक बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें 3-4 बच्चियाँ खेल रही थी, तो वो छोटी हैं, 4-5 साल की हैं, और वो जो खेल खेल रही थी ना, तो उसमें वो खेल रही थी गुड्डा गुड़िया, वो गैस रसोई, छोटे जो बच्चे खेलते हैं, तो उसमें भी मतलब उनको वो सिखाया जा रहा है कि भाई तुम ये घर का काम करना सीखो, तो बचपन से ही। फिर आगे चल के फिर जिम्मेदारियाँ, शादी के बाद में बहुत सारे बंधन। तो जब भी एक लड़की सेलेक्ट होती है सर, मैं पर्सनली बहुत खुश होता हूँ। मुझे लगता है कि ये इस जीवन में कम से कम आज़ाद है, ये मतलब आराम से अपना लाइफ जी सकती है। आपसे तो पूरी तरह से हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हर पिता को अपने बेटी को पढ़ा के कुछ भी सिखाए, कुछ भी काम करवाए, लेकिन उसको इतना सक्षम बनाओ कि वो दूसरे की तरफ कम से कम ना देखे। हाँ, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू, आपने मौका